वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज आप कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि आपको लगा होगा सर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने वाला है, तो 11 आपने छोड़ दिया, चैप्टर नंबर 12 के हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएमएफआईएस का। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, सबसे पहले आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कर लीजिए, जहाँ से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना है। वो जो चैप्टर्स थे वो ऐसे थे कि वो अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे तो वो तब भी हो जाएगा। हालांकि मैं उन चैप्टर्स को भी करूँगा, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो लिखाऊँ। अब जैसे मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, मैं अलग से एक इनके लिए एक लेजिस्लेशन वाली वीडियो ले आऊँगा, ठीक। अब जैसे एयर पोल्यूशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। अब आपको मैं ये नहीं पढ़ाऊँ और बाकी वो सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, ठीक, तो कैसे होगा? वो चीज़ें तो करंट अफेयर से भी हो सकते हैं। 787 पेज की पीडीएफ है, 221 पेज पे हम पहुँचे। तो अब इसमें हर एक चीज़ को पढ़ना, हर एक चीज़ को याद रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कब कैसे क्या छोड़ना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बेसिक चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अब काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए थे, तो तब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, अभी अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या चेंजेस हुआ, साइटेस में क्या हुआ, कॉप कौन सी हुई थी, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कौन सी हुई थी। अब एकदम पुरानी पुरानी भी पढ़ाऊंगा, बट वो पढ़ाऊंगा कि जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कोप है, क्योंकि हर एक चीज़ ध्यान नहीं रख सकता यार, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 12 कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं अब आके कैरी फॉरवर्ड करूँगा जो एकदम बेसिक चैप्टर्स है जो कि आपको पढ़ने ही चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उसके बाद इन सारे चैप्टर्स के लिए मैं 2-3 डेडिकेटेडली वीडियोस ले आऊँगा, जिसमें एक में पूरी लेजिस्लेशन कवर कर दूंगा, एक में पूरे प्रोजेक्ट कवर कर दूंगा, एक में पूरे कोप कवर कर दूंगा जितनी भी हैं, और एक में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो कवर कर दूंगा। सारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉजेस एंड एयर पोल्यूटेंट। तो एनवायरमेंटल इशू और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिला। डिग्रेडेशन क्या है बेसिकली कि ये यार जो आप क्या है कि एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को कंफर्ट में डालने के लिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपने चालू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज का करना। क्यों? क्योंकि इंसान जो है अपने में ही मग्न हो गया है, वो सिर्फ अपना सोचता है और किसी का नहीं सोचता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या हो जाता है कि मतलब अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हुए, जैसे क्लाइमेट चेंज होने लगा, ओशियन का एसिडिफिकेशन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, लॉस होने लगा, बायोडाइवर्सिटी का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने का। पोल्यूशन जो कि डिफाइन करा जा सकता है कि एक अनडिज़ायरेबल केमिकल का या फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स का ऐड होना एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये जो एजेंट है ये पोल्यूशन करते हैं। और ये जो एजेंट जो पोल्यूशन करते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अपन बात करते हैं। एयर पोल्यूशन इनकी जो हवा में जो गैसेस आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, और रेडियो एक्टिव कण आ जाते हैं, और फिर आप उनको इनहेल करते हैं, और फिर आपके साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान पहुंचता है। जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इन सब को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। ये एक जो नॉर्मल एनवायरनमेंट का प्रोसेस है उसमें पूरी तरीके से इंटरफेयर करता है। तो जो इंक्रीजिंग यूज़ है फॉसिल फ्यूल का पावर प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन करने में बिल्डिंग्स का, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है भाई साहब। जो फॉसिल फ्यूल है वो कंटेन करते हैं काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, और जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल का, जैसे कि कोल, थर्मल पावर प्लांट एंड जो पेट्रोलियम है, वो रिलीज़ करते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया एटमॉस्फेयर में। ये जो गैसेस हैं वो रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर के साथ जो कि प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और फिर वो सल्फरिक एसिड बनाती हैं और वो नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। ये जो एसिड ड्रॉप है ये डाउन होता है रेन के साथ, फिर उसके जैसे एसिडिक रेन होती है, ठीक है। ये जो एसिडिक रेन होती है वो कोरोड कर देती है मार्बल मोन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल अगर आप देखो तो पीला सा पड़ने लगा है मार्बल उसका। इस फेनोमिना को मार्बल कैंसर बोल दिया जाता है। और जो अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि यूज हो जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एंड ये जो प्रेशराइजिंग एजेंट होते हैं एरोसोल स्प्रेज में, जो सीएफसी है वो डैमेज कर देता है पूरी ओजोन लेयर को, एटमॉस्फेयर की। और जो कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल को वो इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर के अंदर में। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंस जिनको हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ये जो प्रेजेंस है हाई लेवल ऑफ ऑल दिस पोल्यूटेंट, ये इसकी वजह से क्या हो जाता है विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, स्पेशली कोल्ड वेदर
में जिस टाइम पे जो वाटर है वो ऑल्सो कंडेंस होता है आउट ऑफ द एयर, और इसी चीज़ को हम स्मोक बोलते हैं। एंड ये इंडिकेशन है एक एयर पोल्यूशन का। मेजर कोज क्या होता है एयर पोल्यूशन का? वैक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड से नाइट्रोजन के, एंड जो नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेंजीन, एथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन, एसीटोन, ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि 80% कहाँ से होता है? वैक्यूलर एमिशन की वजह से। कुछ अदर ट्रेस एमिशन के जैसे कि मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए। क्रिटिकल इंडस्ट्री जैसे कि आयरन एंड स्टील, शुगर, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, कॉपर एंड एल्युमिनियम जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में। इम्प्रॉपर यूज़ होता है पायरोलिसिस का। ये जो पायरोलिसिस है ये एक टेक्निक है ब्रेक डाउन करने की सिंथेटिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे 300-400 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे बिना किसी ऑक्सीजन के। जिस टाइम पे पायरोलिसिस है वो सेफर टेक्निक है। बर्निंग से पायरोलिसिस की वजह से क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा जो फाइन कार्बन मैटर है, जो पायरोगैस एंड ऑयल एज अ रेसिड्यू आपको देखने को मिलता है। जो मेन और जो काफ़ी सारे जो टायर पायरोलिसिस हैं और जो अदर इंडस्ट्रियल पायरोलिसिस हैं वो एम्प्लॉय करते हैं सब ऑप्टिमम पायरोलिसिस टेक्नोलॉजीज़ का। एप्लीकेशन क्या है पायरोलिसिस की? अगर देखा जाएगा तो यूज़ करा जाता है केमिकल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए मिथेनॉल और एक्टिवेटेड कार्बन कारकोल जो कि वुड से देखने को मिलता है। सिंथेटिक गैस जो कि देखने को मिलेगा पायरोलिसिस जो कि यूज़ होता है गैस टर्बाइन में प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी मिक्सचर देखने को मिलेगा। सॉइल स्टोन, सेरेमिक्स एंड ग्लास जो कि ऑप्टेन होता है पायरोलाइटिक एक्व वेस्ट का जो कि यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल्स में। पायरोलिसिस जो कि रिसेंटली प्रपोज करा गया था कन्वर्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डिस्पोजेबल कोविड-19 PPE किट्स को बायोक्रूड सिंथेटिक फ्यूल में। एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे पायरोलिसिस के जैसे कि इनएक्सपेंसिव फॉर प्रोसेसिंग अ वैरायटी ऑफ फीड स्टॉक्स, रिड्यूस वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल एंड GHG एमिशन, reduces the risk of water pollution। ये इसका एडवांटेज है पायरोलिसिस का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है जो कि लैंडफिल में वेस्ट जाता है और जो GHG एमिशन को रिड्यूस कर देता है। रिस्क वाटर पोल्यूशन के जो NGT है 2014 में उन्होंने प्रोहिबिट करा यूज़ करना टायर्स का जलाने को लेके। ये जो ओपन में जला देते हैं और उसका एज अ फायर ब्रिक उसका एज ए फ्यूल यूज़ करना ब्रिक किल्स में। फ्यूल अडल्ट्रेशन, ये जो टैक्सेस हैं डीजल पेन जो गैसोलीन है वो हाई कंपेयर टू डेट ऑन कैरोसिन, जिसका मतलब क्या ये एज अ कुकिंग फ्यूल यूज़ होते हैं। अडल्ट्रेशन जो होती है गैसोलीन की जो डीजल है विद लोअर प्राइस कैरोसिन, ये रैम्पेंट है इंडिया में। और जो अडल्ट्रेटेड फ्यूल है वो इंक्रीज़ कर देता है एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एंड पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर से, वेस्ट ट्रीटमेंट से एंड बायोमास बर्निंग से। जो अमोनिया है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड जो वो क्रिटिकल पोल्यूटेंट्स हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के। मीथेन जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट है जो कि रिलीज होता है लैंडफिल्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। अमोनिया जो कि एक बाई प्रोडक्ट है जो कि रिलीज होता है कंपोजिटिंग प्रोसेस से। स्टबल बर्निंग देखिए कि इंटेंशनली सेटिंग फायर टू द स्टबल जो कि एक डेड रिमेन आफ्टर ग्रेन्स लाइक पैडी एंड व्हीट हैव बीन हार्वेस्टेड, ये प्रैक्टिस होती है पूरे पार्ट्स में भारत के। स्टेबल बर्निंग जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी जो कि क्लियर करते हैं फील्ड्स को रबी क्रॉप को उगाने के लिए फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ सितंबर टू नवंबर। और फिर इसके जैसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है NCR वाले रीजन में विंटर में। ठीक, देर इज़ ओनली अ 2 to 3 week विंडो बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ अ पैडी क्रॉप एंड शोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप, और जिसके जैसे जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और NCR रीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रीथिंग करना भी मतलब ऐसे दुश्वार हो जाता है। बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू जो कि एक क्राइम है अंडर IPC एंड जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 के। जो NGT है उसने भी बैन कर रखा है क्रॉप रेसिड्यू को जलाना राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब में। बट ये जो प्रैक्टिस है ये अभी भी है चालू। और जो इफेक्ट है स्टबल बर्निंग का उसके जैसा पोल्यूशन होता है, काफ़ी ज़्यादा गैसेस आती है, हार्मफुल CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, आप लोग बोलोगे सर अभी आप हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? यार देखो ऑलरेडी वैसे ही इसमें कलरफुल दिख रहा है, अब मैं ऊपर से अलग से कलरफुल कर दूं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपके लिए एक टास्क है ये, आप देखेंगे कि आप लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ध्यान केंद्रित है कि नहीं है देखते हैं। चलो 1-2 वीडियो में कैसे रहता है। फर्टिलिटी का लॉस होता है और जो सॉइल मॉइस्चर है वो एकदम पूरे तरीके से लॉस हो जाता है। ये क्वेश्चन आया है, ये आप देख सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। ठीक, अगर देखना चाहें तो। हिमालयंस जो कि एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, जो कि क्लीनर करते हैं एयर को। नॉर्थन इंडिया में जो बर्निंग होती है क्रॉप्स की अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में
विथ स्लो विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये पुश कर देती है पोल्यूटेड एयर को इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया। कोल्ड एयर जो कि हिमालय से आती है वो प्रिवेंट करते हैं वार्मर एयर को डिस्पर्स करने से, वार्मर एयर डिस्पर्सिंग नॉर्थ इनटू तिब्बत। जो पोल्यूटेड एयर है वो कंटिन्यूसली स्लोली ईस्ट में जाती है टूवर्ड्स बांग्लादेश। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द बर्निंग ऑफ वेरियस फ्यूल्स, कोल, कारकोल, वुड, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एनिमल डंग, कैरोसिन वगैरह, इन सबसे जो कि हीटिंग के लिए यूज़ करा जाता है, कुकिंग करने के लिए विद लिमिटेड वेंटिलेशन। और ये प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट जैसे कि PM2.5, ब्लैक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी तरफ देखा जाता है जो पेंट, कारपेट, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये जो रूम में होते हैं ये भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वोल्केनिज्म जैसे कि उसके जैसे एसिड रेन हो जाता है, ओजोन डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वोल्केनिक गैस है वो सिग्निफिकेंट हजार्डस हैं लोगों के लिए, एनिमल के लिए एंड प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें निकलती हैं लोकली, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से एसिड रेन होता है एंड जो एयर पोल्यूशन है वो डाउनविंड आती है फ्रॉम अ वोल्केनो और ग्लोबली सिग्निफिकेंट एक्सप्लोजिव इरप्शन इंजेक्ट अ ट्रेमेंडियस वॉल्यूम ऑफ सल्फर एरोसोल। कहाँ जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसकी वजह से लोअर सरफेस टेम्परेचर हो जाता है, ये प्रमोट करता है डिप्लेशन किसका, ओजोन लेयर का। ओके चलिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप पोज करके देख सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो कि आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ मतलब होने लगती है, ठीक। और इसके जैसे लोगों के कानों में दिक्कत हो जाती है। और ये जो नॉइज़ है मेज़र करी जाती है डेसिबल्स में, डीबी, जो कि इंडिकेट करता है लाउडनेस एक साउंड की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब करा है ऑप्टिमम नॉइज़ लेवल कितना, 45 डेसिबल बाय डे एंड 35 डेसिबल बाय नाइट। ह्यूमन ईयर जो कि टॉलरेट कर सकता है नॉइज़ लेवल अप टू 85 डेसिबल। एंड इसके अलावा आगे ऊपर आप सुनेंगे तो फिर भाई साहब वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरा इम्पैक्ट करेगा। साउंड अगर 80 डेसिबल से ऊपर कंसिडर किया जाता है उसको लाउड एंड हजार्डस साउंड, जो कि 100 से 125 डेसिबल के बीच में रहती है, उसको टर्म करा जाता है अनकम्फर्टेबल। परमिशेबल नॉइज़ लेवल लिमिट कितनी भारत के अंदर में अगर देखा जाए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उसने परमिशेबल लिमिट तय कर रखी है नॉइज़ की। आपने देखा होगा ना कि रात में 10 बजे डीजे वगैरह ये सब बंद हो जाते हैं, जितने भी Tier 1 सिटीज़ वगैरह हैं, तो कितना आप डेसिबल पे चीज़ें चला सकते हैं दिन में और रात में। इंडस्ट्रियल जोन की आवाज़ कितनी होनी चाहिए उसमें, दिन में 75 डेसिबल, नाइट में 70 डेसिबल। कमर्शियल जोन में 65 डेसिबल दिन में, नाइट में 55। रेसिडेंशियल जोन में 55 डेसिबल डे टाइम में, नाइट में 45 डेसिबल। साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। और साइलेंट जोन जो कि इंक्लूड करता है एरिया जो कि 100 मीटर तक, स्कूल के, कॉलेज के, हॉस्पिटल्स के एंड कोर्ट्स के 100 मीटर तक कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कॉलेज के, हमारे तो स्कूल के बराबर में से डीजे चलते हुए जा रहे हैं, उसके बराबर में ही चीज़ें हो रही हैं, कहाँ फॉलो होता है इतना ज़्यादा। बट हाँ ठीक है, लिमिट तो सेट है, अब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोगों की गलती है। लॉज क्या है कंट्रोल करने के लिए नॉइज़ पोल्यूशन को, तो जो अर्लियर नॉइज़ पोल्यूशन था वो सोर्स था वर एड्रेस करे जाते थे किसके अंदर में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। करंटली रेगुलेट करे जाते हैं सेपरेटली अंडर द नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एडिशनली जो नॉइज़ स्टैंडर्ड है मोटर व्हीकल्स के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए, डीजल जनरेटर्स के लिए, कुछ सर्टेन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कि प्रिस्क्राइब है अंडर EPA 1986। नॉइज़ जो कि इमेनेटिंग होती है इंडस्ट्री से वो रेगुलेट करी जाती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू अंडर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। क्लासिफिकेशन क्या है एयर पोल्यूटेंट्स के, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है ये परसिस्टेंट है जो कि एग्जिस्ट करते हैं और ओकर होते हैं ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इन द फॉर्म जिसमें वो एडिट करे जाते हैं एनवायरनमेंट में, DDT, प्लास्टिक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये फॉर्म करे जाते हैं इंट्रैक्शन के थ्रू अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट, फॉर एग्जांपल परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो कि फॉर्म होता है इंट्रैक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओजोन जो कि फॉर्म होता है जिस टाइप पे जो हाइड्रोकार्बन्स और जो VOC और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिस टाइम पे NO कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ एयर में या एसिड रेन की वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं रेन वाटर के साथ और फॉर्म करता है एसिड रेन। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट
ये occur होता है नेचर में, एंड ये पोल्यूटेंट बनता है जिस टाइम पे जो कंसनट्रेशन है वो रीच करती है बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट ये occur होता है नेचर में, एंड ये ह्यूमन मेड है, एग्जांपल जैसे फंगिसाइड, सर्बिसाइड, डीडीटी। एयर पोल्यूटेंट ये जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है, जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट ये मैटर है जो कि सस्पेंड होता है एयर में, सच एज जैसे कि डस्ट एंड शूट, और इनका जो रेंज है, इनका जो साइज़ रेंज है वो वेरी करता है 0.001 से 500 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में, और जो पार्टिकल जो कि लेस देन होते हैं 10 माइक्रोमीटर से वो फ्लोट करते हैं मूवली फ्रीली विद एयर करंट, एंड जो पार्टिकल जो कि मोर देन होते हैं 10 माइक्रोमीटर से इन डायमीटर में सेटल डाउन होते हैं, पार्टिकल जो कि लेस देन होते हैं 0.02 माइक्रोमीटर से फॉर्म करते हैं परसिस्टेंट एरोसोल्स। जो मेजर सोर्स होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का वो इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ऑयल रिफाइनरीज, रेलवे यार्ड्स, मार्केट प्लेसेस, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इनहेलेबल पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM10, PM2.5 ये रिगार्डेड एज क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, बिकॉज जो सेवरल स्टडीज़ है वो डॉक्यूमेंट करी उन्होंने एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकुलेट साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर का, और जो लेस इन डायमीटर PM2.5 रेस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। जो फाइन पार्टिकुलेट्स हैं वो इनहेल करे जाते हैं डीप इनटू द लंग्स, और इसके जैसे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की वजह से दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, न्यूमोकोनियोसिस होने लगता है लंग्स वगैरह में, और इनहेलेशन में दिक्कत आने लगती है, कफिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होने लगती है शरीर में, ठीक है। और जो पार्टिकुलेट मैटर है जो कि लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में, आर्सेनिक, निकल वगैरह ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ पार्टिकुलेट मैटर, जो कि मोस्टली होते हैं 2 माइक्रोमीटर से कम के डायमीटर में, और कंबशन प्रोसेस होता है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड कंबशन देखने को मिलेगा फॉसिल फ्यूल का, व्हीकल्स का, और पावर प्लांट का, जो कि एमिट करते हैं निकल को, निकल कंपाउंड जो कि क्लासीफाई होते हैं टू बी अ कार्सिनोजेनिक। आपको राइजिंग देखने को मिलेगा, देयर हैज़ बीन अ राइजिंग कंसर्न अबाउट PM1 जो कि साइज़ जिनका कम होता है 1 माइक्रोमीटर से भी कम में, PM2.5 जो कि 30 टाइम फाइनर होता है दैन ह्यूमन हेयर, और जो PM1 जो कि 70 टाइम फाइनर होता है, यानी कि बहुत पतला होता है। एविडेंस अगर देखा जाए तो हेल्थ इफेक्ट PM1 का जो कि लिमिटेड है ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग, क्योंकि हम मॉनिटर भी नहीं कर पाते हैं इसको, समझ रहे हैं आप। कोई भी एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है WHO के द्वारा फॉर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, जो 40% जो पार्टिकुलेट मैटर है वो काफ़ी छोटा है, एज जो PM0.7 है वही वन मॉनिटर्ड भी नहीं ऑफिशियली। PM1 जो कि एक रीच डीपर इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इनफ, ये पेंट्रेट करने के लिए बहुत मतलब आसानी से पेंट्रेट कर जाता है भाई स्किन के थ्रू। ये PM1 जो है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन है ये, क्योंकि इसके अंदर मेटल वगैरह होते हैं, लंग इंजरी वगैरह कर देता है, जीन डैमेज कर देता है, कैंसर वगैरह हो जाता है। प्राइमरी सोर्स PM1 का क्या, वैक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। फ्लाइंग एश जो कि इजेक्टेड होती है मेनली थर्मल पावर प्लांट से एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग, और ये पोल्यूट करता है एयर को एंड वाटर को, एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल पोल्यूशन हो जाता है वाटर बॉडीज में। ये इफेक्ट करता है क्रॉप एंड वेजिटेशन को ड्यू टू इट्स डायरेक्ट डिपोजिशन ऑन लीव्स। कंपोजिशन अगर देखा जाए तो जो फ्लाई है सब वो ऑक्साइड रिच एंड कंसिस्ट करते हैं सिलिका, एल्यूमिनियम, एलुमिना ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड टॉक्सिक हैवी मेटल जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। जो ऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। 2020 का UPSC का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना। यूज़ क्या होता है फ्लाइंग एश का, इसका यूज़ करा जा सकता है सीमेंट में, जो कि कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई एश अप टू 35% तक रिड्यूस हो जाती है इससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। फ्लाई एश ब्रिक्स में यूज़ होता है, इट्स अ लाइट वेट एंड ड्यूरेबल होता है फ्लाई एश, जो कि एक वाटर फिल मटेरियल है। रोड एम्बैंकमेंट के लिए, कॉन्क्रीट रोड्स के लिए यूज़ करी जाती है। रिक्लेमेशन में वेस्टलैंड के अबंडेंट माइंस जो कि फील्ड होती है अब विद फ्लाई एश जो कि इंक्रीज करते हैं क्रॉप यील्ड को जिस टाइम पे ऐड करी जाती हैं सॉइल में, ये एनहेंस करते हैं सॉइल को, सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, और डिपॉजिट होती हैं लीफ को, और ये रिड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस को। पॉलिसी मेजर क्या है MOEF का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, MOEF बोलते थे इसको। ये इनने बनाया एक मैंडेटरी यूज़ फ्लाई बेस्ड प्रोडक्ट का हर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, रोड एम्बैंकमेंट वर्क में, लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क्स में, जो कि होते हैं विद इन 100 किलोमीटर रेडियस में, थर्मल पावर स्टेशन की माइन फिलिंग एक्टिविटीज़ में विद इन अ 50 किलोमीटर रेडियस। UPSC 2015 का क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा।
नैनो पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो इसमें डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो इसका कंपेरेबल 1/10⁻⁹ पार्ट आपको देखने को मिलेगा 1 मीटर का, यानी कि 1/100 करोड़ नैनो पार्टिकल, समझ रहे हैं आप। मेजर नेचुरल प्रोसेस जो कि रिलीज होते हैं नैनो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, फॉरेस्ट फायर की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, वेदरिंग डस्ट स्टॉर्म वगैरह की वजह से, और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। अगर ये इंसान के अंदर में चले जाए तो अफेक्ट क्या है नैनो पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट पे, तो डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन जो ये नैनो पार्टिकल है कोएगुलेट करते हैं, फॉर्म करते हैं डस्ट क्लाउड्स, एंड जिसके जैसे डिक्रीज हो जाती है इंटेंसिटी सनलाइट की, और जो एशियन ब्राउन डस्ट है, डस्ट क्लाउड्स हैं, वो कैरी करते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में शूट एंड ब्लैक कार्बन को, एंड डिपॉजिट होते हैं दैम ऑन द हिमालयन ग्लेशियर, रिड्यूस कर देते हैं अल्बिडो प्रोसेस को। इसकी वजह से क्या होता है कि हायर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है सन हीट का, एंड पोटेंशियली ये कंट्रीब्यूट करता है, इंक्रीज करता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। और जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव में इमीडिएटली बाइंड हैं विद हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, एंड अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होता है रिडक्शन होता है ट्रोपोस्फेयर में। इसकी वजह से क्या होता है कि रिड्यूस करता है नेचुरल पोल्यूटेंट स्क्रबिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमोसफेयर। जो हाइड्रोक्सिल अगर आप देखेंगे, ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, इसको कई बार हम बोलते हैं डिटर्जेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर की, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीडेंट है ट्रोपोस्फेयर में एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ये प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन में, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर में, अन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। पोल्यूटेंट जैसे होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और ये एक रोल प्ले करते हैं क्रूशियल रोल किसमें, मेंटेन करने में एयर क्वालिटी का। ठीक। और अगर आप देखें एनपीज एंड ओजोन डिप्लीशन, नैनो पार्टिकल्स जो कि इंक्रीज कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस विद अनपेयर्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि क्लोरीन जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन को। इफेक्ट देखने को मिलेगा नैनो पार्टिकल्स के स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर पे, जो कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रोपोस्फेयर वो इंटरेक्ट करते हैं मोलिकुलर हाइड्रोजन के साथ, एक्सीडेंटली वो रिलीज होते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, एंड जो अदर सोर्सेज होते हैं मोलिकुलर हाइड्रोजन जो कि अलॉन्ग विद नैनो पार्टिकल वो मूव करते हैं अप टू द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर वेपर जो होता है रिजल्टेंट अबेंडेंट वाटर वेपर इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग होता है फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के, और मोस्टली आइस क्रिस्टल की, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को। 2014 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, इसको आप पोस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक कार्बन शूट एंड हिमालयन ग्लेशियर, ब्लैक कार्बन जो कि कॉमनली इनको शूट के नाम से जाना जाता है, एक सॉलिड है, और एरोसोल जो कि सस्पेंशन होता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के एयर में, ठीक। और जो अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कार्बन है वो एक सॉलिड है, और एरोसोल है जो कि पीएम पार्टिकुलेट मैटर की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, और ये शॉर्ट लिव्ड एयर पोल्यूटेंट है जो कि रिलीज हो जाता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, यानी कि कंबशन अच्छे से नहीं हुआ है, और ये रीजनली डिस्टर्ब कर देता है क्लाउडलीनेस को एंड मानसून रेनफॉल को। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बीसी है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रोबस्ट है एब्जॉर्वर ऑफ सनलाइट मच मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये हीट करता है एयर को डायरेक्टली। हाँ, जिस टाइम पे डिपॉजिट होता है स्नो में तो ये डार्क कर देता है, स्नो पैक को रिड्यूस कर देता है एल्बिडो को, जो एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने की सनलाइट के, एंड ये हीट करता है सरफेस को डायरेक्टली, और इसकी वजह से क्या होता है मेल्टिंग होती है आइस एंड स्नो की। ब्लैक कार्बन जो कि वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड रिमेन ओनली फॉर डेज टू वीक इन द एटमोसफेयर बिफोर इट डिसेंड्स एज रेन और स्नो, और ये अफेक्ट करता है ब्लैक कार्बन को, एटमोसफेरिक वार्मिंग डिसअपियर करता है विद इन मंथ्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन। इंडिया एंड जो चाइना वो लार्जेस्ट एमिटर है ब्लैक कार्बन के वर्ल्ड में। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो कि एक मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ब्लैक कार्बन के, विद अबाउट 20% फ्रॉम बायोफ्यूल्स, और जो 40% है बायोफ्यूल्स फॉसिल फ्यूल से, अबाउट 40% है बायोमास बर्निंग से। और जो प्रेजेंस है पोल्यूटेंट की ग्लेशियर्स में फार फ्रॉम सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इज़ क्रिटिकल, जो कि इस्टेब्लिश करते हैं बेस लाइन पोल्यूशन लोड्स के लिए, एंड एस्टिमेट करते हैं कंट्रीब्यूशन वेरियस सोर्सेज का पोल्यूशन के लिए। जो मंथली मीन कंसनट्रेशन है ब्लैक कार्बन के इंडिया में वो फाउंड करी गई मिनिमम अगस्त रेनी सीजन में, मैक्सिमम मई ड्राई सीजन में। ब्राउन कार्बन अगर देखा जाए तो जो ब्लैक कार्बन है प्राइमरली रिलीज करा जाता है हाई टेम्परेचर
की वजह से कंबशन गैस जो ब्राउन कार्बन है, ब्राउन स्मोक एंड जो एरोसोल है वो एमिट होता है मेनली बाय द इम्प्योर कंबशन जो होती है ऑर्गेनिक मैटर की बायोमास। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस है जो कि स्लाइटली लेस डेंस है देन एयर, और ये शॉर्ट लिव्ड है। एटमॉस्फेयर में ये फॉर्म होती है जिस टाइम पे जो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बर्न होता है विद अ ब्लू फ्लेम, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो नेचुरल है ओरिजिन में ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द ट्रोपोस्फेयर। जो अदर नेचुरल सोर्सेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्लूड करते हैं वोल्केनोस, फॉरेस्ट फायर एंड जो अदर फॉर्म्स ऑफ कंबशन। एंथ्रोपोजेनिक कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलती है वेरियस अदर फ्यूल्स के। आयरन स्मेल्टिंग होता है, प्रोड्यूस करता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हेल्थ इफेक्ट्स आगे। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ अदर प्लेलिस्ट को भी देखिएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। चलिए ठीक है।